नमस्कार साथियों, रिट परीक्षा 2021 के लिए गोल्डन सीरीज का भाग 10 भाग 10 हम लेके आए हैं मित्रों, जो शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित है और हमारे दोनों ही लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो जल्दी से आ जाइए मित्रों, जल्दी से हम प्रारंभ करते हैं गोल्डन सीरीज का भाग 10 यानी भाग 10। इससे पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल चिपा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और पास में स्थित बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं रिट गोल्डन सीरीज का भाग 10। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा किसकी है मित्रों? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक की, ऑप्शन बी फोवेल की, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी की, या ऑप्शन डी अरस्तु की। किसकी यह परिभाषा है मित्रों? तो देखिएगा, शिक्षा के लिए जो ये परिभाषा दी गई है मित्रों, ये दी थी ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी ने परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित और प्रगतिशील विकास है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है मित्रों? हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि जब विकास शरीर के केंद्रीय रेखा से शुरू होकर शरीर के बाह्य भागों की ओर होता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मित्रों? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी समान प्रतिमान का सिद्धांत, या ऑप्शन डी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। क्या कहा जाता है मित्रों जब शरीर के केंद्रीय रेखा से शुरू होकर, देखिए मित्रों, शरीर की केंद्रीय रेखा से शुरू होकर जब शरीर के बाह्य भागों की ओर विकास होता है तो उसे कहेंगे ऑप्शन डी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहेंगे मित्रों, क्योंकि वह शरीर के केंद्र यानी मुख्य जो भाग है उससे होकर बाहर की तरफ आ रहा है तो वह एक चक्राकार रूप में होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम इसका ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 3 हमारे लिए क्या लाया है कि अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत पुश थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, और मैं इस पे आपके डबल स्टार लगा देता हूं कि अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत पुश थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं मित्रों। ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी मनोविश्लेषण सिद्धांत, ऑप्शन सी चालक सिद्धांत, ऑप्शन डी आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा जिसे पुश थ्योरी के नाम से जाना जाता है मित्रों? तो इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से आप सोच लीजिए मित्रों, फिर मैं बताता हूं। तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चालक सिद्धांत के को पुश थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आइए मित्रों, इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। क्या क्या जानकारी? देखिएगा, चालक जो सिद्धांत है मित्रों किससे संबंधित है? तो अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है। इसका जो प्रतिपादन किसने किया था मित्रों? तो इसका प्रतिपादन किया था क्लार्क ए हल ने इसका प्रतिपादन किया था मित्रों। किसने किया था? क्लार्क ए हल ने। और ये क्लार्क ए हल कहाँ के निवासी थे मित्रों? तो ये थे अमेरिका के यह रहने वाले थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने ये पुश जो थ्योरी है, पुश थ्योरी जो है इन्होंने दी थी मित्रों। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। एक और ख़ास बात इसके लिए कि इसको और किन नामों से जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा मित्रों, इसे प्रणोद का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रणोद का सिद्धांत, और इसके अलावा अंतर्नोद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पुश थ्योरी यानी चालक सिद्धांत, प्रणोद या अंतर्नोद का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मित्रों? हमारा दूसरे के कारनामों को अपने कारनामे समझकर गौरव अनुभव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है, यानी कौन सी मनोरचना जो दूसरे के कारनामों को अपना कारनामा समझती है। आइए मित्रों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कल्पना तरंग, ऑप्शन बी तादात्म्य, ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति, या ऑप्शन डी प्रक्षेपण। कौन सा इसमें से सही आंसर होगा मित्रों? आप भी जल्दी से सोचिए। और ये जो प्रश्न है बड़ा ही मोस्ट प्रश्न है मित्रों, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा,
प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब है दूसरे के जो कारनामे होते हैं उनको अपना कारनामा समझकर गौरव अनुभव करना होता है मित्रों। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। मित्रों आइए देख लेते हैं बाकी जो 3 ऑप्शन है इनके बारे में भी जान लेते हैं हम। कल्पना तरंग का मतलब होता है मित्रों दिवा स्वप्न देखना। दिवा स्वप्न जो हम देखते हैं अपने सपने के अंदर ही रहते हैं और उन बातों को पूरा करते हैं, वो कल्पना तरंग कहलाता है। जबकि क्षतिपूर्ति क्या होती है मित्रों? क्षतिपूर्ति होगी है कि एक क्षेत्र में जो हमारी कमी होती है जिसे हम दूसरे क्षेत्र में पूरी कर लेते हैं वो क्षतिपूर्ति कहलाती है। जबकि जो प्रक्षेपण है मित्रों उसका मतलब होता है अपने जो दोष है मित्रों, अपने दोषों को दूसरे के ऊपर डालना, अपने दोषों को दूसरे के ऊपर डालना, ये क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। तो मित्रों इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है मित्रों? शिक्षार्थी को व्यक्तिगत संपर्क सहित अनुभव प्रदान करने के लिए किस प्रकार के दल शिक्षण का आयोजन किया जाता है? आइए मित्रों ऑप्शन देख लेते हैं कि शिक्षार्थी को व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा हम अनुभव प्रदान करने के लिए कैसा दल शिक्षण देते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आम सभा सत्र में, ऑप्शन बी लघु सभा सत्र, ऑप्शन सी प्रशिक्षण प्रयोगशाला सत्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दल शिक्षण का आयोजन हम इसके अंतर्गत करेंगे मित्रों? आप भी जल्दी से सोच लीजिए। मित्र देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु सभा सत्र का हम आयोजन करेंगे। शिक्षार्थी को व्यक्तिगत संपर्क सहित अनुभव प्रदान करने के लिए जो सत्र आयोजन किया जाता है मित्रों उसे क्या कहेंगे? लघु सभा सत्र कहेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा जो दल शिक्षण है वो 3 प्रकार का होता है मित्रों, 3 प्रकार से दिया जाता है। पहला आम सभा सत्र में, दूसरा लघु सभा सत्र में और तीसरा प्रशिक्षण प्रयोगशाला सत्र के अंतर्गत दिया जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसका ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों? कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या होती है वो अवस्था? तो देखिएगा आइए देखते हैं मित्रों ऑप्शन क्या क्या है इसके अंतर्गत। ऑप्शन ए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। चारों में से कौन सी अवस्था होगी मित्रों जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? जल्दी सोचिए मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं इस पर आपके डबल स्टार लगा देता हूं और साथ ही साथ इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं मित्रों। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं का चिंतन प्रारंभ कर देता है? जल्दी से आप सोच लीजिए मित्रों। तो देखिए मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत क्या करता है बच्चा मित्रों? तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। मित्रों इसके बारे में अपन और जानकारी कर लेते हैं। तो देखिएगा ये जो चिंतन की जो अवस्था है मित्रों संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है मित्रों। और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसने दी थी? जीन पियाजे ने इसके बारे में बताया था मित्रों। और जीन पियाजे ने इसकी कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी मित्रों, जिसमें से मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था तीसरी अवस्था मित्रों, और इसका समय 7 से 12 वर्ष का माना गया है। 7 से 12 वर्ष का ये माना गया है। तो हमें ध्यान रखना संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था और 4 अवस्थाएं इसकी बताई थी। चले मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या कह रहा है? किस परीक्षण में कुछ चित्रों के माध्यम से प्रयोज्य द्वारा कहानी लिखवाकर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है? बहुत ही अच्छा और यूनिक प्रश्न है मित्रों, इसका ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा परीक्षण है व्यक्तित्व मापन का जिसके अंदर कहानी लिखवाई जाती है प्रयोज्य से, यानी जिस पर परीक्षण कर रहे हैं उससे कहानी लिखवाई जाती है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वाक्य पूर्ति परीक्षण, ऑप्शन बी शाही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन सी मोजेक परीक्षण, या ऑप्शन डी कथानक बोध परीक्षण। कौन सा परीक्षण है मित्रों जिसके अंतर्गत ऐसा किया जाता है? जल्दी से सोच लीजिए मित्रों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिएगा मित्रों
चित्रों के माध्यम से जो कहानी लिखाई जाती है, तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कथानक बोध परीक्षण इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और ये जो मित्रों, ये जो व्यक्तित्व मापन की जो विधि है वो कैसी विधि है मित्रों? प्रक्षेपी विधि है। दो प्रकार की विधियाँ होती है, अप्रक्षेपी और प्रक्षेपी, जिसमें ये कथानक बोध परीक्षण प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। व्यक्तित्व मापन की यह विधि है मित्रों। और यह विधि किसने दी थी मित्रों? तो यह विधि दी थी मॉर्गन और मुर्रे ने यह विधि दी थी। कब दी थी? 1935 के अंतर्गत यह विधि दी थी। और इस विधि के अंतर्गत मित्रों कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? 31 कार्ड का प्रयोग किया जाता है कथानक बोध परीक्षण विधि के अंतर्गत। इस प्रश्न का ये सही आंसर होगा। चलिए मित्रों आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है मित्रों? जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि क्या कहलाती है? यानी बालक जब असफल हो जाता है तो अपनी असफलता के दोषों को दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश कर अपने तनाव यानी अपनी टेंशन को कम करता है। यह किस प्रकार की विधि है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। रचनात्मक समायोजन, ऑप्शन बी मानसिक मनोरचनाएं, या ऑप्शन सी स्थानापन्न समायोजन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए मित्रों, जब बालक क्या करता है, अपनी असफलताओं को दोष को दूसरे के ऊपर लादता है और अपना तनाव कम करता है, तो ये सभी विधियाँ मानसिक रूप से होती है। और ये किसके अंतर्गत आएगी? ऑप्शन बी मानसिक मनोरचनाओं के अंतर्गत आएगी। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, रीट की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के बारे में। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है मित्रों कि किस मनोवैज्ञानिक ने एल्बर्ट नामक एक छोटे बच्चे को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन पर एक प्रयोग किया था? यानी एल्बर्ट नामक बच्चे पर प्रयोग किया था उन्होंने। तो देखिएगा मित्रों कौन हो सकते हैं वो, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी इवान पाओलो, या ऑप्शन डी जॉन वाटसन। किसने प्रयोग किया था मित्रों? जल्दी से आप सोच लीजिए और जल्दी से तुरंत मुझे बताइए। मित्रों आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इसका आंसर, मैं आपको इसके बारे में और अच्छी डिटेल भी भेजूंगा मित्रों। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी जॉन वाटसन ने एल्बर्ट नामक बच्चे पर यह प्रयोग किए थे शास्त्रीय अनुबंधन पर। तो देखिएगा मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कह रहा है मित्रों? पावलो के प्रयोग में, पावलो जो मनोवैज्ञानिक है, इसके प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? जो इन्होंने प्रयोग किया था, इन्होंने भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा था? आइए ऑप्शन देख ले। तो ऑप्शन ए अनुबंधित उद्दीपक, ऑप्शन बी अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन सी अनानुबंधित उद्दीपक, और ऑप्शन डी अनानुबंधित अनुक्रिया। क्या इसका सही आंसर होगा मित्रों? 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनानुबंधित उद्दीपक उसको कहा गया है पावलो के प्रयोग में। आइए मित्रों इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। देखिएगा मित्रों जो पावलो है इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, इसका प्रतिपादन पावलो ने किया था मित्रों। इसका समय 1904 के अंतर्गत इन्होंने ये प्रयोग किया था। और प्रयोग किस पर किया था? भूखे कुत्ते पर किया था और उसका 3 स्थितियों के अंतर्गत प्रयोग किया था मित्रों। और उस प्रयोग के अंदर इस अनानुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, यानी भोजन को जो है स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी है मित्रों इस अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में। मित्रों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चले मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो अगले प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद जय भारत।